हेलो एवरीवन, दिस इज दीपेश और आप सभी का केमिस्ट्री ट्रोव में वापस से वेलकम है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। हम सब नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम पढ़ी, यूपीएससी नेमिंग सिस्टम पढ़ी और अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा कॉमन नेम सिस्टम है। कॉमन नेम सिस्टम पे हमारा एक क्लास हो चुका है और ये कॉमन नेम सिस्टम का दूसरा क्लास है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि जब कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा चेन होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग अल्काइल बना देते हैं। जैसे अगर वो अल्केन होगा तो वो अल्काइल का चेन बन जाएगा, अगर एल्कीन होगा तो एल्किनाइल बन जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो फिर उसका नेम क्या होगा। जब हम 2 हाइड्रोजन एटम किसी कार्बन एटम से निकालते हैं और अगर वो कंपाउंड एक अल्केन की चेन है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे अल्काइल आइडीन कहते हैं। जैसे कि इथेन, इथेन के अगर एक कार्बन से, चाहे वो टर्मिनल का कार्बन कोई सा भी हो, लेफ्ट या राइट, उससे अगर 2 हाइड्रोजन एटम हम लोग निकाल लेते हैं तो उसका जो नाम हो जाएगा वो इथेलाइडीन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जब हम 2 हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से अगर हम लोग हटाएंगे तो हम लोग क्या उसका नाम देंगे, एल्किलीन देंगे। ठीक है। अगर किसी भी एल्केन से एडजेसेंट कार्बन एटम से अगर 2 हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वो एल्किलीन बन जाता है। जैसे इथेन है और इथेन के जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उनमें से अगर एक एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने हटा दिया तो वो इथिलीन बन गया। तो ये 2 फैक्ट्स आप लोग ध्यान से देख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे नेम्स हमारे बन के आते हैं और हम लोग आज वही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास 2 कार्बन एटम है। ठीक है। और हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है जो कि सेम कार्बन एटम से निकाला गया है और उसके जगह पे 2 क्लोरीन एटम को लगाया गया है। तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इथाइलाइडीन। तो इथाइलाइडीन हो गया हमारा नेम अल्काइल चेन का, और दोनों ही जो एटम है वो तो हमारे क्लोरीन के हैं, इसीलिए हम लोग क्या लगा देंगे, सिंपली क्लोराइड। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 है, यानी कि 3 कार्बन एटम है, यानी ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा, आइसोप्रोपाइलाइडिन क्लोराइड। अब आइसो क्यों जुड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा था पिछले क्लास में कि जब हमारे पास स्ट्रक्चर 1, 2, 1 इस तरह से हो है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, आइसो यूज करते थे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइसो, 3 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोपाइलाइडिन लगाएंगे और सिंपली क्लोरीन है इसीलिए क्लोराइड। बहुत ही सिंपल नेमिंग है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम को निकाला गया है और उसके जगह पर हमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिल रही है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने क्या नाम पढ़ रखा था, एल्किलीन पढ़ा था। अगर एल्केन से एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो हम लोग एल्किलीन कहेंगे, और यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम निकालने के बाद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया गया है। और इसमें कितने कार्बन एटम देखने को मिल रहे हैं, तो हमें 1, 2 और 3 देखने को मिल रहा है, यानी ये एक प्रोपिलीन ग्रुप हो गया। और प्रोपिलीन के साथ हमें क्या मिल रहा है, OH ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। 2 अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में एक साथ हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्लाइकॉल यूज करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ये एक इथेन मॉलिक्यूल है जिससे एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन निकाल लिया गया है और ये इथिलीन हो गया, और 2 एमीन ग्रुप है तो इथिलीन एमीन हो गया हमारा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन एटम से ही 2 हाइड्रोजन ग्रुप निकाला गया है वापस से। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, प्रोपाइलाइडिन। 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपाइलाइडिन पढ़ रखा था और ये क्या हो गया, सिंपल प्रोपाइलाइडिन क्लोराइड है। इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारा आइसो था, आइसो प्रोपाइलाइडिन क्लोराइड, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रोपाइलाइडिन क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 4 कार्बन एटम है और 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड है।
तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, एल्किलीन पढ़ रखा था। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ब्यूटेन का मॉलिक्यूल से हम कह सकते हैं। तो ये ब्यूटिलीन हो गया और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, नाम हो गया हमारा अल्फा ब्यूटिलीन ब्रोमाइड। अब अल्फा क्यों लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है वो या तो 1-2 पोजीशन पे हो सकता है या फिर 2-3 पोजीशन पे हो सकता है। अगर 1-2 पोजीशन पे होगा तो हम उसे अल्फा कहेंगे, और अगर 2-3 पोजीशन पे होगा तो हम उसे बीटा कहेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है और दो ब्रोमीन एटम फिर से अटैच्ड है एडजेसेंट कार्बन एटम पे, बट इस बार केस डिफरेंट है, 2-3 पोजीशन पे है। और ये जब 2-3 पे रहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, बीटा ब्यूटिलीन ब्रोमाइड। जब भी हमें 1-2 पोजीशन पे दिखेगा तो हम अल्फा ब्यूटिलीन कहेंगे, जब भी हमें 2-3 पर दिखेगा तो उसे हम बीटा ब्यूटिलीन कहेंगे। और जो भी हमारा हेटेरोएटम हमें नजर आएगा, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, इस तरह से लगा के हम लोग नेमिंग कर लेंगे। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने आज तक बहुत सारे नेम को याद करके निकाल दिया। आज हम लोग देखेंगे कि वो सारे नेमिंग जो हम लोगों ने याद करके निकाल दिया है, वो किसी तरह से एक सिस्टमेटिक तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, उसके भी नेमिंग हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड पढ़ रखा था। फॉर्मिक एसिड में हमें क्या देखने को मिलता था, एक कार्बन एटम होता था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एसिटिक एसिड पढ़ा था जिसमें हमें क्या देखने को मिलता था, दो कार्बन एटम होता था, एक CH3 मॉलिक्यूल और COOH। फॉर्मिक एसिड में हमें सिर्फ COOH देखने को मिलता था। तो यदि फॉर्मिक एसिड में जिस तरह से हमें COOH देखने को मिल रहा है, उसी तरह से अगर COOH को हटा दिया जाए, कुछ और लगा दिया जाए, जैसे CHO लगा दिया जाए, तो हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा था और इन सारे नाम को हम लोगों ने याद किया था। लेकिन अब हमें इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें रूट वर्ड्स जैसे पढ़े थे हम लोगों ने IUPAC नेमिंग में, वैसे ही हमें यहाँ पे भी रूट वर्ड्स देखने हैं। तो ज़्यादा रूट वर्ड्स है नहीं। अगर एक कार्बन हो तो फॉर्म, दो कार्बन हो तो एसिड, तीन कार्बन हो तो प्रोपियोन, चार कार्बन हो तो ब्यूटायर। अब चार कार्बन में हमारे पास दो केस बनते हैं, एक नॉर्मल और एक आइसो। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग एन और आइसो लगाएंगे। पांचवा हमारा वेलर है, ठीक है। अगर नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल बोलेंगे, अगर सेकेंडरी कार्बन से होगा तो सेकेंडरी बोलेंगे। आइसो की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी तो आइसो बोलेंगे, और टर्सरी कार्बन एटम से होगा तो हम लोग टर्ट लगा देंगे, ठीक है। और इस नेमिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हम लोग लगाएंगे, ठीक है, ये सारे रूट वर्ड्स। बट एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो किन सारे कार्बन एटम्स वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करेंगे, तो वो है हमारे COOH, CHO, CN, CONH2, COCl और COOR। और COH के लिए हम लोग ओइक एसिड यूज करते थे IUPAC में, यहाँ पर इक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। CHO के लिए हम लोग सिंपली एल्डिहाइड लिख देंगे, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही होगा। CN के लिए हम लोग ओ नाइट्राइल लगाएंगे, ठीक है। एमाइड है तो एमाइड का सिंपली एमाइड हो जाएगा। COCl के लिए IUPAC में ऑयल क्लोराइड लिखते थे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ YL क्लोराइड लिख देंगे, वाइल क्लोराइड, ठीक है। COR के लिए OAT यूज करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर समझिए कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड दिखे जिसमें इस सारे के सारे कार्बन एटम के जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको अगर किसी एक एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो हम लोग वहाँ पर प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि CCl4 का एग्जांपल देख लीजिए, उसमें क्या होता है, CH4 में हमें सारे हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को लगा देना होता है, तो वहां पर हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, पर क्लोरोमिथेन, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ा अब उस पर बेस्ट एग्जांपल करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि एक कार्बन एटम हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्म, और ये एक एसिडिक ग्रुप है इसीलिए इक एसिड, ठीक है। दो कार्बन एटम हो तो हम लोगों ने रख के रखा हुआ था एसिटिक एसिड बोलना है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने नेमिंग सिस्टम पढ़ रखा है तो दो कार्बन के लिए एसिड, और ये एसिडिक ग्रुप है इसीलिए इक एसिड। उसी तरह से तीन कार्बन एटम अगर हो तो हम लोग पढ़ेंगे उसको क्या, प्रोपियोन, 1 2 3, ठीक है ना। तीन कार्बन एटम के लिए प्रोपियोन और इक एसिड, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या है, एसिडिक ग्रुप्स ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
फिर से देखिए यहाँ पर अब हमारे पास 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम के 2 केस पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है? नॉर्मल और आइसो। तो ये कैसा केस है? ये नॉर्मल का केस है। और 4 कार्बन एटम के लिए हम लोगों ने ब्यूटायर वर्ड पढ़ रखा। और एसिडिक ग्रुप है इसीलिए इक एसिड, तो हो गया हमारा पूरा नाम एन ब्यूटायरिक एसिड। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? फिर से हमारे पास 4 कार्बन एटम है, बट ये जो केस है वो आइसो का है, 1 2 1 ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या हो गया? आइसो ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन एटम के लिए हम लोगों ने वेलर वर्ड पढ़ रखा है। और ये कैसा चेन है? तो ये बिल्कुल नॉर्मल चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये हमारा कैसा कंपाउंड हो गया? नॉर्मल वेलर हो गया, ठीक है? और इसमें हमें एसिडिक ग्रुप देखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप एसिडिक रखा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया नाम इसका? एन वैलेरिक एसिड। दूसरे केस में हमारे पास फिर से कितने कार्बन आइटम है? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन आइटम है। 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वेलर पढ़ेंगे। लेकिन जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमारा इस बार सेकेंडरी कार्बन आइटम पे है, और इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी वैलेरिक एसिड। सिमिलरली अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास फिर से 5 कार्बन आइटम है नेक्स्ट कंपाउंड में, लेकिन यहाँ पर हमें वो स्ट्रक्चर 1 2 1 देखने को मिल रहा है। इस स्ट्रक्चर को देखते ही हमें आइसो वर्ड लगा देना है, और जितने कार्बन आइटम है उसको काउंट करके उसके लिए हम लोगों ने जो वर्ड पढ़ रखा है उसे लगा देना है। जैसे यहाँ पे 5 है तो उसके लिए वेलर पढ़ रखा है, और एसिडिक है तो इक एसिड। अब हम नेक्स्ट जो लास्ट हमारा केस है वो हम देख रहे हैं। हमें जो कार्बन आइटम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच्ड दिख रहा है वो कैसा कार्बन आइटम है हमारा? तो टर्सरी कार्बन आइटम है। और कितने कार्बन आइटम है? तो 5 है, तो वैलेरिक, और ये क्या हो गया? एसिड हो गया। ये हमारा कैसा ग्रुप हो गया? टर्सरी, ठीक है ना? तो टर्सरी वैलेरिक एसिड हो गया। इसमें हम लोग टर्सरी इसे कैसे कहते हैं वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल। पहला जो कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है वो फॉर्मामाइड है, ठीक है? फॉर्मामाइड क्यों है? क्योंकि एक ही कार्बन एटम है, और ये कैसा ग्रुप है? एक एमाइड ग्रुप है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्म और एमाइड, यानी फॉर्मामाइड। दूसरा हमें एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है 2 कार्बन एटम का, और इसमें क्या अटैच्ड है? तो एक नाइट्राइल ग्रुप हमारा अटैच्ड है। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? 2 कार्बन के लिए एसिड और CN के लिए ओ नाइट्राइल हम लोग यूज कर रहे थे, तो एसिटो नाइट्राइल। उसी तरह से 1 2 3 3 के लिए हम लोगों ने प्रोपियोन पढ़ के रखा था, और CONH2 है तो प्रोपियोनामाइड। 4 कार्बन एटम है और कोई भी ब्रांचेस हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो 4 के लिए ब्यूटायर हो गया, और इसके लिए हम लोग N यूज करेंगे तो N ब्यूटायर। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा क्या है? एक CHO ग्रुप है, यानी एक एल्डिहाइड है, N ब्यूटायरल डिहाइड। अगला एग्जांपल हमारा क्या है? वो है आइसो ब्यूटायरल क्लोराइड का। फिर से हमें क्या देखने को मिल रहा है? 4 कार्बन एटम है, और ये इसमें देखिए 1 2 1 स्ट्रक्चर है ना, तो इसके कारण हम क्या कहेंगे? इसे आइसो कहेंगे। 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूटायर कहेंगे, और COCl के कारण हम लोग क्या लगाएंगे? वाइल क्लोराइड, यानी पूरा नाम निकल के आ गया हमारा आइसो ब्यूटायरल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? मिथाइल आइसो ब्यूटायरेट। इसका नाम कैसे निकल के आया? ये एक ईस्टर है, ठीक है? और इस ईस्टर मॉलिक्यूल में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल है, और जो हमारा ईस्टर कंटेनिंग कंपाउंड है वो कैसा है? 4 कार्बन एटम का है। तो 4 कार्बन एटम का होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे? ब्यूटायर। बट यहाँ पर हमें 1 2 1 आइसो ब्यूटायर, और क्योंकि ये ईस्टर है इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ATE, ठीक है? आइसो ब्यूटायरेट। लेकिन आइसो ब्यूटायरेट है, बट किस अल्काइल ग्रुप के साथ में है? तो ये मिथाइल के साथ में, इसीलिए नाम क्या हो गया? मिथाइल आइसो ब्यूटायरेट। तो इस तरीके से आप लोगों को नेम करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब क्या हो कि किसी भी कंपाउंड में सारे हाइड्रोजन एटम को किसी पर्टिकुलर एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो हम क्या लगाएंगे? पर लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CH4 जो कि मीथेन होता उसमें हाइड्रोजन सारा रिप्लेस हो गया है Cl4 से, तो क्या हो गया नाम इसका? पर क्लोरोमीथेन। फिर हम क्या देख रहे हैं?
जो एसिटिक एसिड होता है उसमें CH3 होता है, इस जगह पर हाइड्रोजन सारा रिप्लेस कर दिया गया है और ये क्या हो गया हमारा परफ्लोरो एसिटिक एसिड। फिर हम क्या देख रहे हैं C6H6 जो कि बेंजीन होता है, उसमें सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी गई है और ये क्या हो गया हमारा परफ्लोरो बेंजीन। यहाँ पर उसी तरह से क्या हो गया ये पर साइनोमिथेन, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो गए रिप्लेस हो गए साइनाइड से, तो पर साइनोमिथेन इसका नाम हम लिख सकते हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि समटाइम्स पर जो प्रीफिक्स होता है वो एक्सेस ऑक्सीजन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी तरह से बेंजॉइल परऑक्साइड भी है, इसी तरह से बेंजॉइल परऑक्साइड भी है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो था वो कॉमन नेम सिस्टम था। आज के लिए बस इतना ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की जितने भी वीडियोस मैंने डाली है उन सबको देखिए और उन सब वीडियो को अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि नेमिंग में फिर कोई प्रॉब्लम आपको होगी। और ये जो कॉमन नेम सिस्टम था उसका पार्ट 2 आज ख़त्म हो गया है और अगर फ्यूचर में अगर लगेगा कि इसमें और कुछ वीडियोस डालना है तो मैं डालूँगा, वरना यहाँ तक आप कह सकते हो कि 90% आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो नेमिंग सिस्टम का। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कि यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि उसके लिए कोई नेमिंग सिस्टम नहीं है, बट उन सबको आप लोगों को याद करना होगा, जैसे ज़ाइलिन के हो गए, टॉल्विन के हो गए। तो ये सारे कंपाउंड यहाँ पर मैं डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ, बट अगर लगेगा तो इस पे भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। लेकिन इन सारे कंपाउंड को भी आप देख लोगे, है ना। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइल्डिहाइड, ये सारे कैसे होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है, ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।